हेलो गाइस, वेलकम टू 22nd नवंबर्स एनालिसिस एजुगिरी पे आप सबका स्वागत है। एंड यहाँ पर हम करते हैं हर रोज 6 PM पर एनालिसिस, तो प्लीज 6 PM पर आ जाया करिए। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, loggery.in पर हम प्रोवाइड करते हैं आपको लेक्चर्स, करंट अफेयर्स लेक्चर्स पूरे मंथ के, जिसमें आप सिर्फ 7 to 8 आवर्स का कंटेंट कंज्यूम करते हो एंड आपका फुल मंथ के करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं जहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है फॉर CUET PG एज वेल एज महाराष्ट्र CET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नेतान्याहू हमास चीफ हिंट एट डील ऑन गाजा ट्रूस। ट्रूस मतलब लड़ाई बंद होने के चांसेस हैं या थोड़ी देर रुकने के चांसेस हैं। ये नेतान्याहू और हमास के चीफ ने बोला। हु इज नेतान्याहू? नेतान्याहू इज द इजरायली PM, हिज नेम इज बेंजामिन नेतान्याहू। नाउ अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मीडिएटर कौन है। यहाँ पे मेजर मीडिएटर जो है वो कतर है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मीडिएटर कौन है हमास और जो इजराइल के बीच में मीडिएट कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में छोड़ो, ऐसे लिख लेते हैं, हमास मीडिएटर कतर, कतर इज द मीडिएटर, कतर इज द मीडिएटर बिटवीन हमास एंड इजराइल। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कतर। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, जब वॉर अगर रुकती है तो होस्टेजेस जो हमास ने सिविलियंस को, मतलब जिनका आर्मी से कुछ लेना देना नहीं है, 50 होस्टेजेस को रिलीज करेंगे जो हमास इजराइल से उठा के जिन लोगों को ले गया था। ठीक है, तो ये होने वाला है। और गाजा के अंदर जो एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, फूड वाटर, ये सब भी इजराइल अलाउ कर देगा। चाइनीज प्रीमियर ली क्यूइंगांग टू अटेंड G20 virtual meet. China on Tuesday announced that Premier Li Qiangang will attend the virtual G20 meeting. तो virtually G20 की meeting हो रही है at India's invitation and hope that the meeting will address global challenges through cooperation and make positive contributions to economic recovery. The G20 virtual summit on Wednesday will take forward key outcomes and action points फॉर्म्ड अप। तो ठीक है, G20 की वर्चुअल जो समिट इंडिया करवा रहा है, ठीक है ना, जिसके बाद आई थिंक बस इसमें डिस्कशन करेंगे जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई। तो यहाँ पर थोड़ी सी पिछली स्टोरी सुन लेते हैं। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? देखिए, G20 हुई इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर G20 हुई, इंडिया ने G20 को होस्ट किया। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया होस्टेड G20 G20 इन 2023। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और न्यू दिल्ली के अंदर हुई तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुई, मतलब जिन पॉइंट्स पे अग्री करे लीडर्स, वो पॉइंट ऑफ एक्शन डिसाइड किया गया कि क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ये साइन हुआ। अब इसके अंदर आगे थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। क्या? द G20 वर्चुअल समिट विल टेक फॉरवर्ड की आउटकम एंड एक्शन पॉइंट्स फॉर्म्ड अप at the annual conclave of grouping in September under India's presidency. The Ministry of External Affairs in New Delhi said the summit will also delve into the impact of ongoing Russia-Ukraine war and Israel-Hamas conflict. ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन थी उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है किसको प्रेसिडेंसी दे दी जाएगी, सौंप दी जाएगी, ब्राज़ील के पास प्रेसिडेंसी G20 की चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ED ऑर्डर्स अटैचमेंट ऑफ ₹752 करोड़ एसेट्स इन नेशनल हेराल्ड केस। नाउ ED क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है, कब आता है गेम के अंदर? इन द कमेंट सेक्शन आई वांट यू टू बी एक्टिव, कम ऑन एवरीवन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है? ये इन्वेस्टिगेट करता है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस। कौन से केसेस इन्वेस्टिगेट करता है? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है कौन? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कोई भी इलीगल तरीके से अगर मनी कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, तो हु इंटरवीन्स? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंटरवीन्स। हु इंटरवीन्स? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंटरवीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ऑन ट्यूसडे सेड इट हैड इशूड एन ऑर्डर टू प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टीज वर्थ ₹751.9 crore in an alleged money laundering case involving Associated Journals Limited, which runs the National Herald newspaper and Young Indian. तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
attached properties worth rupees 751.9 crore in money laundering case involving Associated Journals Limited, that is AJL, which runs National Herald newspaper and Young Indian. देखिए यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर ये रन करते हैं एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, उनको वो इन्वॉल्व करते हुए हैं इस केस में, जो कि बहुत ही फेमस है। इनके जो नाम हैं ये वाले नाम जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब द एजेंसी अलेज दैट द देन ऑफिस बेयरर्स ऑफ एजेएल एंड द कांग्रेस हैड चीटेड द कंपनी शेयर होल्डर्स एंड डोनर्स ऑफ द पार्टी। अब यहाँ पे क्या है, एजेंसी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या एलिगेशन लगाई है, द एजेंसी अलेज दैट ऑफिस बेयरर्स मतलब जो चला रहे थे इसको, ऑफिस बेयरर्स ऑफ एजेएल एंड कांग्रेस चीटेड द कंपनीज शेयर होल्डर्स एंड डोनर्स ऑफ द पार्टी। मतलब यहाँ पर कांग्रेस वालों ने अपने डोनर्स के साथ चीटिंग करी, ठीक है, और कंपनी ने जो थी अपने शेयर होल्डर्स के साथ चीटिंग करी। तो ये एलिगेशन जो है लगाया जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज नेशनल हेराल्ड? The National Herald newspaper was started in 1938 by Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister and Rahul Gandhi's great-grandfather, right? The newspaper was published by Associated Journals Limited. तो न्यूज़पेपर था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे बैकग्राउंड को लेकर, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे चीज़ों की, ठीक है ना। तो अब बैकग्राउंड को लेकर नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर started by Jawaharlal Nehru in 1938, ठीक है ना। Published by AJL, ठीक है ना, जो कंपनी का नाम आ रहा है, तो ये पब्लिश करते थे। विच वॉज फाउंडेड इन 1937 विथ 5000 अदर फ्रीडम फाइटर्स एज इट्स शेयर होल्डर्स। तो इसके शेयर होल्डर्स कौन थे? 5000 अदर फ्रीडम फाइटर्स। द कंपनी पब्लिश 2 अदर डेलीज, द क्वामी आवाज इन उर्दू एंड नवजीवन इन हिंदी, ठीक है। नाउ डेली न्यूज़पेपर्स के नाम इन्होंने बताए, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये पब्लिश होते थे। शेप बाय सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ द टाइम, द नेशनल हेराल्ड केम टू बी आइडेंटिफाइड विद इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, अर्निंग इट द रेपुटेशन फॉर बीइंग द ग्रेट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, ठीक है ना। अब तो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ एसोसिएट किया गया इस न्यूज़पेपर को। द न्यूज़पेपर फियर्स एंड incisive editorial style. Nehru routinely wrote strong bordered columns were met with, मतलब ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया, बंद हो गया था। 1947 में एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दोबारा स्टार्ट किया गया। बट द कांग्रेस पार्टी कंटिन्यू टू प्ले अ ह्यूज रोल इन शेपिंग द न्यूज़पेपर आइडियोलॉजी। इन अ मैसेज टू द नेशनल हेराल्ड ऑन इट्स सिल्वर जुबली in 1963, Nehru himself spoke about the paper generally favoring Congress policy while maintaining an independent outlook. The National Herald went on to become one of the leading English dailies under the, ठीक है, तो ऐसा हुआ। बट द न्यूज़पेपर अगेन सीज्ड ऑपरेशन इन 2008 फॉर फाइनेंशियल रीजंस इन 2016। तो यहाँ पे 2008 में इनके ऊपर एलिगेशंस लगे, और वो क्या एलिगेशंस लगे, ठीक है ना। इन 2016 इट वाज रीलॉन्च्ड डिजिटली। व्हाट आर द एलिगेशंस अगेंस्ट द कांग्रेस? द केस अगेंस्ट द गांधीज वाज ब्रॉट इन ट्रायल कोर्ट बाय स्वामी 2012 के अंदर। नाउ इसके अंदर स्वामी हैड alleged that Gandhis used Congress party funds and took over AGL to try to acquire more than 20 billion rupees in प्रॉपर्टी एसेट्स, ठीक है ना। तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के फंड्स यूज करे टू एक्वायर दिस कंपनी। एट द टाइम ऑफ शटडाउन नेशनल हेराल्ड इन 2008 AJL owed the Congress an accumulated debt of 900 million rupees, that is $13 million. In 2010 Congress assigned this debt to Young India Private Limited, a non-profit company that has been created a few months earlier. Sonia and Rahul Gandhi are among its board of directors and they each own 38% of the company. The remaining 24 is
owned by Congress people and all of that. Young India acquired complete control over AJL and its real estate. ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के फंड्स यूज करे AJL को बाय करने के लिए, फिर AJL को किसको ट्रांसफर कर दिया, AJL को यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया, जिसको कौन होल्ड करता है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी. तो देयर वाज फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे. तो डिटेल में मैंने समझा दिया, बट हमें ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं अपने, ठीक है ना. ये पता होना चाहिए आपको. अगर छोटी स्टोरी लिखनी है, शॉर्ट स्टोरी, तो वो लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कांग्रेस नाउ गांधीज used Congress Party fund and took over AJL. ठीक है ना. At the time of AJL owed Congress an accumulated debt of so much. In 2010 Congress, ठीक है, Congress assigned this company. Congress acquired Young India, completely acquired Congress. यहाँ से बस हमें इतना लिखना है कि ओवर AJL, ठीक है. उसके बाद AJL टेकन ओवर बाय यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. तो इसके जितने भी एसेट्स थे, प्रॉपर्टी बहुत थी इसके पास, AJL के पास, ठीक है ना, वो ओन्ड बाय द गांधी फैमिली, ठीक है ना, जिसमें 38% ईच शेयर है किसका, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का. मतलब बेसिकली इनकी ही, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का. अब जो शेयर होल्डर्स थे उनको तो लॉस दिखा दिया, ठीक है ना. कांग्रेस पार्टी का फंड भी यूज कर दिया, जो कि सही नहीं है, लोगों ने पार्टी को दिया है, ठीक है, इनको थोड़ी दिया है, तो नहीं यूज कर सकते. तो ये स्टोरी है. मैं आपको ज़्यादा डिटेल में स्टोरी नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है. ऐसी अगर डिटेल्स में जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन वहाँ से आएगा नहीं, PhD करने में टॉपिक का कोई फ़ायदा नहीं होता. इजराइल लिस्ट लश्कर ए तैयबा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. इजराइल लिस्ट्स लश्कर ए तैयबा as a terrorist organization. ठीक है, लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. अहेड ऑफ द 15th एनिवर्सरी ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स, इजराइल ऑन ट्यूसडे लिस्टेड पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेरर आउटफिट एंड ऑफिशियल सेट. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. इजराइल वांट्स इंडिया टू बैन पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास. इंडिया क्या इजराइल क्या चाहता है कि हम हमास को बैन कर दें, उसको भी, मतलब जैसे इन्होंने इजराइल ने किसको किया है, लश्कर ए तैयबा को, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. बस इतना ही नोट करेंगे हम. HC से surrogacy using donor gametes can't be prohibited as a condition in consent form. The High Court of Karnataka observed that disallowing surrogacy क्या होता है कि ABC और XYZ को बच्चा चाहिए. ठीक है ना, तो ये DEF को हायर कर लेते हैं, जो कि एक वुमेन होगी. अब तो हायर नहीं कर सकते, रिलेटिव्स में से ही कोई होगा जो कि वुमेन होगी और जो इनके बच्चे को जन्म देंगी. ठीक है ना, ABC और XYZ के. ठीक है ना, दैट इज सरोगेसी. रेंटेड वूम भी जिसको बोलते हैं. द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका disallowed surrogacy using donor gametes as a condition in the consent form. तो gametes क्या होते हैं? gametes are organisms reproductive cells. ठीक है, reproductive cells होते हैं ये. They are also referred to as sex cells. Female gametes are called ova. ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं. गैमीट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं. और ये क्या कह रहे हैं कि किसी के आप यूज नहीं कर सकते. ये फॉर्म फॉर सीकिंग परमिशन टू अंडरगो डिसअलाउइंग सरोगेसी यूजिंग डोनर गैमीट्स. मतलब आप किसी और के नहीं ले सकते. अगर ABC और XYZ को बच्चा पैदा करना है तो रिप्रोडक्टिव सेल्स ABC XYZ के होंगे, किसी और FGH के नहीं हो सकते. ठीक है,
तो यहाँ पर वो कहते हैं ये सही नहीं है, ठीक है। प्रोसेस इज कॉन्ट्ररी टू सेरोगेसी एक्ट 2021। इट हैज परमिटेड 12 कपल्स टू ऑप्ट फॉर द प्रोसीजर थ्रू डोनर फीमेल गैमीट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कपल्स थे उनको अलाउ किया कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि आप डोनर गैमीट्स यूज करके सेरोगेसी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अलाउ करा है। कर्नाटका हाई कोर्ट लिखेंगे, कर्नाटका हाई कोर्ट allowed surrogacy using donor gametes। नाउ यहां पर हमें पता होना चाहिए गैमीट्स क्या है। गैमीट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। और यहाँ पे ह्यूमन बींग है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इट इज चलिए बस इतना ही पता होना चाहिए कौन से हाई कोर्ट ने बोला है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि भाई डोनर भी यूज कर सकते हैं, डोनर के गैमीट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, अलार्मिंग काउंटडाउन। द टाइटल ऑफ यूनाइटेड नेशंस लेटेस्ट रिपोर्ट ब्रोकन रिकॉर्ड इज अ क्लेवर पन। क्लेवर पन अ ह्यूमरस यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है ना। ब्रोकन रिकॉर्ड मतलब ऐसी मजाक उड़ाने के लिए ये टर्म यूज करा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यूनाइटेड नेशंस लेटेस्ट रिपोर्ट। क्या नाम है इसका, ब्रोकन रिकॉर्ड। क्या नाम है, ब्रोकन रिकॉर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, ब्रोकन रिकॉर्ड आजकल न्यूज में थी, ये किसकी रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। नॉट ओनली डज इट सजेस्ट दैट प्रीवियस वार्निंग्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ राइजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर बीइंग इग्नोर्ड बट ऑल्सो द न्यू सीलिंग्स आर बीइंग ब्रीच्ड। वो कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो पूरी तरह से उसका एमिशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज हैं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूट कर रही हैं हमारे अर्थ को। द एनुअल एमिशंस रिपोर्ट यूजुअली टाइम क्लोज टू द बिगिनिंग ऑफ द क्लाइमेट टॉक्स रिट्रेटिंग इन शार्पर लैंग्वेज दैट प्रोग्रेस सिंस द पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एनुअल एमिशन रिपोर्ट। क्या है, एनुअल एमिशन रिपोर्ट है। एनुअल का मतलब हर साल आने वाली, एवरी ईयर ये रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। और अभी क्यों निकाली जा रही है, एवरी ईयर एमिशंस रिपोर्ट की कितना एमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है, ठीक है ना। यूजुअली टाइम्ड क्लोज टू बिगिनिंग ऑफ क्लाइमेट टॉक्स, ठीक है ना, जब कोप होने वाला होता है, ठीक है। अब कोप 28 होने वाला है दुबई में, ठीक है। तो ये बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या देखते हैं, प्रोग्रेस सिंस द पेरिस अग्रीमेंट ऑफ 2015, ठीक है ना। क्या प्रोग्रेस हुई है 2015 से, ये देखते हैं इसमें। द स्टेटेड गोल, अब पेरिस अग्रीमेंट का स्टेटेड गोल क्या था, स्टेटेड गोल was to keep temperatures from rising over 2 degree Celsius and as far as below 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी जैसा उस टाइम पे था उस लेवल पे, ठीक है ना। तो हमें इतना टेम्परेचर जो है मतलब 1-2 डिग्री सेल्सियस पे रोकने की कोशिश करनी है, बट ज़्यादा ट्राई करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। ये हमारा था, द स्टेटेड गोल वॉज टू कीप टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग ओवर 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमने ये कहाँ पे गोल सेट किया गया, पेरिस अग्रीमेंट में। पेरिस अग्रीमेंट कब आया, 2015 में, ठीक है। द ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट however suggests that accounting for all commitments made by countries as per the Paris Agreement to minimize their economy's reliance on fossil fuels, temperature would still result in an overshoot of 2.5 degrees Celsius to 2.9 degrees Celsius by the end of the century। अब यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट क्या कहते हैं। जो ये यूएन की अभी रिपोर्ट आई है, ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट says that counting of all commitments made by
countries as per PA to minimize their economies' reliance on fossil fuel, temperature would still result in overshoot of 2.5 degrees Celsius to 2.9 degrees Celsius by the end of this century. जब तक ये सेंचुरी खत्म होगी, ठीक है, तब तक हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो पॉल्यूशन करने वाले तत्व हैं, कौन से तत्व हैं ये, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है मेजरली, ठीक है, कोल, ठीक है ना, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। अगर हम इनका यूज़ भी कम कर देते हैं तब भी जो टेम्परेचर है वो 2.5 टू 2.9 डिग्री सेल्सियस ओवरशूट करेगा इस सेंचुरी के एंड तक, ठीक है। ब्रोकन रिकॉर्ड जो ये आई है रिपोर्ट यूएन की, ये कह रही है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टू कीप टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एमिशंस बाय 2030 मस्ट बी कट 28% एंड फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस दे नीड टू बी शेव बाय 42%। तो ये हमारा 4th पॉइंट बनेगा। अब ये रिपोर्ट और क्या कह रही है, टू कीप टेम्परेचर लिखेंगे, टू कीप टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एमिशंस बाय 2030 must be cut 28% and for 1.5 degrees Celsius they need to be shaved by 42%, ठीक है ना। तो अगर आपको 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना है, 20 मतलब टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है 2030 तक, ठीक है ना, तो आपको 28% एमिशंस कट करने पड़ेंगे, 1.5 करना है तो 42% एमिशंस कट करने पड़ेंगे। ये कौन कह रहा है, ब्रोकन रिपोर्ट कह रही है, ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट कह रही है। GHG emissions in 2030 based on policies in place were projected to increase by 16% at the time of adoption of the PA। पेरिस एग्रीमेंट के अडॉप्शन से अगर अब हम हिसाब लगाए 16% इंक्रीज हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में। टुडे द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इज 3%। टू कीप टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस एनुअल एमिशन मस्ट बी रिड्यूस्ड एवरी ईयर अंटिल 2030 बाय 8। ये एनुअल कितना रिड्यूस करना चाहिए ये इन्होंने बता दिया। एज ऑफ अक्टूबर दिस ईयर 86 days were recorded with temperature over 1.5 degree Celsius above pre-industrial levels. September was the hottest recorded month ever with global average temperature 1.8 degree Celsius above pre-industrial level। तो सितंबर जो था हॉटेस्ट मंथ था और अभी भी ठंड के मौसम में से ठंड वाली बात नहीं लग रही है। तो ये सारा क्या है, क्लाइमेट चेंज है। चलिए आगे चलते हैं। पैरोकियल लॉ क्या होता है, हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक, ठीक है ना। तो पहले तो पैरोकियल का मतलब लिख लेते हैं, पैरोकियल बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया। पैरोकियल क्या होता है, हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप, ठीक है, हैविंग अ नैरो आउटलुक और सपोर्ट। यहाँ पर क्या है, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज डन द राइट थिंग बाय क्वेश्चनिंग हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 75% क्या था, 75% सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर लोकल पीपल इन वेयर इन प्राइवेट जॉब्स, ठीक है, जो जॉब्स वर बिलो ₹30,000 वाली जॉब्स थी, ठीक है ना, दैट प्रोवाइड सैलरी ऑफ लेस देन ₹30,000, वो लोकल कम्युनिटी के लिए इन्होंने रिजर्व कर दी। वो कहते हैं दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा स्टेट के हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये गलत है, 75% सीट्स आप लोकल कैंडिडेट्स के लिए नहीं रिजर्व कर सकते। ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया तो इसको हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर न्यू रिपोर्ट published by Organization of Economic Cooperation and Development showed that developed countries fell
short of their promise to jointly mobilize $100 billion a year towards climate mitigation and adaptation needs of developing countries in 2021 and 1 year past the 2020 deadline. अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, रिपोर्ट published, report, new report, new report, new report published by Organization for Economic Cooperation and Development, that is OECD, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज OECD, ठीक है ना. नाउ इन्होंने क्या कहा, शोड दैट, पहले हम लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी. शोड दैट इकोनॉमिकली developed countries fell short of their promise to jointly mobilize $100 billion a year towards climate mitigation and adaptation. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, देखो ये वाला पॉइंट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, ये नोट करना चाहें तो आप कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं. जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे कि USA, UK, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इनके यहाँ पर ये डेवलप कंट्रीज बनी कैसे, यहाँ पर डेवलपमेंट सबसे पहले आई, कैसे आई, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, इंडस्ट्री लगी, तो इंडस्ट्री से मनी तो आया ही जिससे इन्होंने डेवलपमेंट करी, बट इंडस्ट्री से एक और चीज़ भी आई जिससे पॉल्यूशन हुआ, और यही पॉल्यूशन जो है वर्ल्ड में एक मेजर रीज़न मिला क्लाइमेट चेंज का. ठीक है ना, अब इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी, ये तो डेवलप नेशन डेवलप होके बैठ गए हैं, बट अब क्या, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको ये लोग कह रहे हैं कि भैया तुम पॉल्यूशन मत करो. अब वो कह रहे हैं कि भाई हम तो अभी पुअर हैं, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम सोलर पैनल से बिजली लगा के उसको यूज़ कर लें. ठीक है, अब इनके पास इतना पैसा है, बट इनकी वजह से ही आज अर्थ की जो हालत है वो हुई है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री पहले आ गई थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज किया है. तो इन्हीं कंट्रीज़ को कहा गया कि आप $100 बिलियन अ ईयर दीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, डेवलप्ड कंट्रीज़ देंगी दूसरी कंट्रीज़ को, टुवर्ड्स कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ क्लाइमेट मिटिगेशन और अडॉप्शन के जो स्टेप्स हैं वो ले सकें. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कोल से आपको एनर्जी बनाने, पैसा उसमें भी लगेगा, बट सन से अगर एनर्जी सन से निकलवानी है, सोलर पैनल लगाने हैं, तो वो एक्सपेंसिव है. ठीक है ना, तो उसके लिए उनको हेल्प चाहिए रहेगी डेवलप्ड कंट्रीज़ की. उसके बाद यहाँ पर द OECD इज लार्जली अ ग्रुप ऑफ रिच कंट्रीज इंक्लूडिंग US. अब यहाँ पर द रिपोर्ट सेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज मोबिलाइज $89.6 बिलियन इन 2021 and that finances for adaptation fell by 14% in 2021 compared to 2020. ठीक है, यहाँ पे अब 2021 में इन्होंने $89.6 बिलियन इकट्ठे कर लिए थे. ये क्लाट दिसंबर 2023 वाले एग्जाम वाले बच्चे ज़रूर नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए, पेपर में आपके एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर OECD जो है वो क्या है ये नोट करेंगे हम. OECD इज़ अ ग्रुप ऑफ रिच कंट्रीज. ठीक है, इसके अंदर अमीर कंट्रीज हैं, तभी $100 की बात कर रहे हैं, बिलियन की. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन है, US, UK, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा and others. The report as such offers a peek into their idea of climate finance ahead of COP28. तो COP28 के पहले ही ये सारी डिस्कशंस हो रही हैं कि यार वहाँ पे जिसने लड़ाई करनी है वो कर लेना, कि तूने पैसे नहीं दिए, तुम ये नहीं कर रहे.
The report also comes against the backdrop of a pledge by the bloc of developed nations at COP26 talks in Glasgow in 2020 to double adaptation finance. ठीक है ना. अब यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि यहाँ पर pledge by the bloc of developed nations at COP26 talks in Glasgow in 2020 to double adaptation finance. ठीक है ना. तो डबल कर देंगे, अडेप्टेशन फाइनेंस डबल कर देंगे. ये भी इन्होंने एक प्रॉमिस जो है ग्रुप ने किया था. ये हमारा थर्ड पॉइंट बन गया, ये फोर्थ पॉइंट बन गया. पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. हैड ऑल्सो सेड दैट ग्लासगो विद डीप रिग्रेट दैट द डेवलप्ड नेशंस ब्लॉक हैडंट मेट द $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस गोल इन ड्यू टाइम इन 2020. तो वो कह रहे हैं कि जो 100 बिलियन वाला है वो इन्होंने अचीव नहीं किया. ये गोल इन्होंने $100 बिलियन का गोल सेट किया था जो अचीव नहीं कर पा रही हैं डेवलप्ड नेशंस. अब इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि अगर हम 2021 का लगाएं तो $73.1 बिलियन अगर आया तो उसमें से $49.6 बिलियन तो लोन ही है. ठीक है, तो वो भी अलग चीज़ है. लोन अलग चीज़ है, पैसे देके भूल जाना अलग चीज़ है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये देखिए, जो हमने ब्रोकन रिकॉर्ड वाला पढ़ा और ये पढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है. उसके बाद ऐसी कॉल्स फॉर कोलैबोरेटेड एफर्ट्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू अडॉप्शन पूल, जो टाइप ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्शन के लिए ओपन हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है. द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन सैटरडे सेड दैट चिल्ड्रन लिविंग in childcare institutions whose parents had not visited them for over a year or had unfit parents or guardians should be identified and brought into the adoption pool. ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट ऑन चिल्ड्रन इन अडॉप्शन पूल. ठीक है ना. अगर वो बच्चे को 1 साल तक मिलने नहीं आए हैं पेरेंट्स तो वो अडॉप्शन पूल में डल पाएंगे, ऐसा कुछ है. चिल्ड्रन लिविंग इन चाइल्ड केयर institutions whose parents had not visited them for over a year or had unfit parents or guardians should be identified and brought into adoption pool. ठीक है ना. इनको आइडेंटिफाई, जो अनफिट पेरेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए. अनफिट हैं या फिर उन्होंने बच्चों को विजिट नहीं किया, उनको अडॉप्शन पूल में लेकर आना चाहिए. द कोर्ट डिफाइन एन अनफिट गार्जियन और समवन हु इज अनएबल और अनविलिंग फॉर पेरेंटिंग, इंडल्जिंग इन ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, नोन टू हैव अब्यूज्ड और निग्लेक्टेड द चाइल्ड, हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, इन नीड ऑफ केयर, देमसेल्व्स मेंटली अनसाउंड. ठीक है, ये भी नोट कर लेते हैं. ये हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट कर रहे हैं तो लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग ओनली. ठीक है, चलो याद, वैसे रीडिंग अच्छे से करना. यहाँ पे कर लेते हैं. कोर्ट डिफाइंड एन अनफिट गार्डियन एज समवन हु इज अनएबल और अनविलिंग फॉर पेरेंटिंग, indulging in drug or alcohol abuse, known to have criminal record.
ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई पेरेंट या गार्डियन है, उसके बच्चे को अप फॉर अडॉप्शन कर देंगे। अ बेंच सेड finding turned its focus on a finding by Central Adoption Resource Authority that many children were living in institutions for over a year with undetermined legal status। ठीक है ना। अब यहाँ पे कारा की जो फाइंडिंग है उसके ऊपर बेस्ड द कोर्ट ऑर्डर्ड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू बिगिन अ बाई मंथली ड्राइव टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन इन ऑफन अबैंडन्ड सरेंडर्ड कैटेगरी इन द इंस्टीट्यूशंस। तो ये वाले बच्चों को भी अब अप फॉर अडॉप्शन हो जाएंगे, दे विल बी अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। ठीक है। कौन से बच्चे? जिनके गार्डियंस या पेरेंट्स अनफिट पेरेंट्स या गार्डियंस आ जाते हैं। और वो डेफिनेशन कौन सी है? ये वाली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है कि अल्कोहलिक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मिनिस्ट्री आस्क्ड स्टेट्स टू इनकरेज यूज ऑफ साथी पोर्टल। तो साथी पोर्टल क्या है? यहाँ पर जेई वगैरह के जो मॉक टेस्ट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, हेल्प करी जा रही है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू आईआईटी। एक मिनट, ये नहीं लिखेंगे, सॉरी, इसकी पहले फुल फॉर्म लिखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले, सॉरी। तो इसके लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साथी ये है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्जाम प्रिपरेशन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री एंड आईआईटी कानपुर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाला है ये। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर हम दोबारा से साथी लिखेंगे, साथी की फुल फॉर्म लिखेंगे, दैट इज सेल्फ असेसमेंट, एक मिनट, हाँ ये लिखेंगे साथी। पॉइंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एग्जाम प्रेपरेशन। ये क्या है? ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड आईआईटी कानपुर। ठीक है ना। इसमें जेई की प्रिपरेशन हो रही है अभी, जो इंजीनियरिंग एग्जाम है। हमें क्या पूछ सकते हैं? फुल फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, हमें फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड आईआईटी कानपुर। आगे चलेंगे। अब इसके बाद हु में, अब यहाँ पे साथ ही होस्ट लेक्चर्स एंड वीडियो कंटेंट फ्रॉम आईआईटी एम्स नीट के लिए भी प्रिपरेशन है। इसमें लैंग्वेजेस जो जिसमें अवेलेबल है इंग्लिश, हिंदी, उड़ीसा एंड तेलुगु। WHO may integrate COVID-19 jabs with routine vaccine aimed at integrating COVID-19 pandemic vaccines with national immunization program. Vaccine regulators and officials from WHO on Tuesday began deliberating strategies for member countries to transition from the use of COVID-19 vaccine to full marketing authorization. We need to make sure people continue to stay protected from the existing as well as the future variants. It is crucial that regulatory authorities of member states are better equipped to। अब ये यहाँ पर क्या WHO क्या कर रहा है प्लान? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे WHO planning to integrate COVID-19 pandemic vaccines with national immunization programs। ठीक है, मतलब एक पार्ट ऑफ वैक्सीन हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को लगती हैं अभी वैक्सीन, में भी उनके साथ लगने लग जाए, या बड़ों को भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के बाद कहीं की लगवाओ, ऐसा सा कुछ होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। नाउ दिस इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया यूएस फोर्सेज बिगिंस इन मेघालय। अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स कमेंस्ड ऑन मेघालय's ओमरोई cantonment on Tuesday. Titled Vajra Parhar 2023, it is the 14th such exercise aimed at sharing the best practices and experiences in areas such as joint mission planning and operation tactics, a defense personnel said. तो यहाँ पर ये क्या है? वज्र प्रहार। हाँ, वज्र प्रहार
2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप ये। ठीक है, ये क्या है? 14th एक्सरसाइज। ठीक है ना, किसके बीच में है? बिटवीन स्पेशल फोर्सेस, बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कमेंस्ड इन, कमेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो, इन मेघालय उमरोई, उमराव जान नहीं लग रहा है, उमरोई कंटोनमेंट। अब ये क्या डिस्कस करें? देखो यार, फर्स्ट 3 जो है इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। 14th एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में, स्पेशल फोर्सेस मेघालय में। ठीक है, उमरोई कंटोनमेंट में। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा जो है, क्या डिस्कशन हुई? ठीक है ना, शेयरिंग द, ये लीस्ट एक्सपेक्टेड है, शेयरिंग द, ये पॉइंट में से क्वेश्चन लीस्ट एक्सपेक्टेड है, शेयरिंग द प्रैक्टिसेस, sharing the best practices and experiences in areas such as joint mission planning and operational tactics। ठीक है ना, तो जो जॉइंट मिशन प्लानिंग और ऑपरेशनल टैक्टिक्स है उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। द यूएस कंटिजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पर्सनल फ्रॉम फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप व्हाइल द इंडियन आर्मी कंटिजेंट इज लेड बाय स्पेशल फोर्सेस पर्सनल फ्रॉम ईस्टर्न कमांड। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2010। ये 5th पॉइंट हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज was conducted in 2010। 2010 में ये जॉइंट मिशन जो है, जॉइंट एडिशन जो है, ये जॉइंट एक्सरसाइज जो है पहली बार कंडक्ट करी गई। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सत्विका साईराज, रनकेडे एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जीता इस साल? कोरिया बैडमिंटन डबल्स। ठीक है, वर ऑन ट्यूसडे नॉमिनेटेड फॉर द प्लेयर ईयर ऑफ द अवार्ड बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। द मेंस डबल पेयर ऑफ सात्विक एंड चिराग वन न्यूमरस टूर्नामेंट्स इन रिसेंट टाइम्स इंक्लूडिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स इन हांगझो, चाइना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनका नाम सबसे पहले, सात्विक साईराज रेड्डी, रनकी रेड्डी एंड चिराग nominated for player year of the award by badminton world ठीक है, won numerous tournaments, gold medal at, ये लिखने की जरूरत नहीं है, गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स इन हांगझू चाइना। ये इंपॉर्टेंट है बस। और यहाँ पर हमें क्या रखना है कि नॉमिनेशन है, जीता नहीं अभी। 2023 World Cup sets a tournament record of 1.25 million spectators during 6.5 week event which ended on Sunday and Australia winning the 6th title. The ICC said on Tuesday the tournament had these many with 6 games to go. The spectator figures had already surpassed 1 million mark. इतने लोगों ने देखा। Advani wins world title for the 26th time. पंकज अडवाणी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? 1 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप और 26th टाइम बीटिंग सौरभ
कोठारी, ठीक है। पाकिस्तान की कोर्ट में इमरान खान जो था ना, इमरान खान ने पहले करप्शन करी, ठीक है ना। अब करप्शन करी तो उन्होंने कहा हम अरेस्ट करेंगे, बैन कर देंगे। इसने प्रोटेस्ट कर दी, प्रोटेस्ट में आर्मी से पंगा ले लिया। पाकिस्तान में आर्मी से पंगा लो तो बहुत गलत पड़ता है। कोर्ट्स ने कह दिया कि जेल के अंदर ही ट्रायल चलेगा। अब वहाँ के कोर्ट ने बोल दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर नल एंड वॉइड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर द जेल ट्रायल, ठीक है। जेल ट्रायल को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल नहीं कर सकते आप। क्यों करेंगे, क्या स्पेशल कॉज है जेल में ट्रायल करने का? जेल में मतलब जजेस आएंगे और वो करेंगे, जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कुछ भी होगा। यूएस एंड फिलिपिन ट्रूप्स बिगैन जॉइन मैरीटाइम एंड एयर पेट्रोल्स ऑफ द साउथ ईस्ट Asian country on Tuesday as the country seeks to counter China's growing assertiveness. The long-time treaty allies and agreed। तो यहाँ पे देखिए आपको समझना पड़ेगा कि फिलीपींस के साथ यूएसए खड़ा है और फिलीपींस की प्रॉब्लम चाइना के साथ चल रही है ओवर साउथ चाइना सी, ठीक है। ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। नॉर्थ कोरिया क्लेम्ड to have successfully placed a spy satellite into orbit with its third launch attempt this year, demonstrating the nation's determination to build a space-based surveillance system during protracted tensions with US, South Korea and Japan, said earlier that they detected the North Korean launch। तो यहाँ पे लिखेंगे North Korea claimed to have successfully placed a spy satellite into orbit with third launch attempt। पहले इनका फेल भी हो गया था। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने स्पाई सैटेलाइट, जिससे कि पता चले वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ठीक है। अब इनके दुश्मन कौन है नॉर्थ कोरिया के? यूएसए, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया के ये दुश्मन है। सो गाइस, अगर आपको हमारे लेक्चर्स खरीदने हैं आप loggery.in पर जा सकते हैं। अगर आपको डेली नोट्स खरीदना है तब भी आप loggery.in पर जा सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। दैट्स इट, मिलेंगे कल 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।